नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल। जी हाँ, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24 का प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज में हम करने वाले हैं वॉल्यूम 2। जी हाँ, तो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी जो है हमने दे दिया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 75, जी हाँ, तो 75 जीके जीएस का क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि आपके बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ बिहार के जितने भी एग्जाम है, जी हाँ, तो बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जहाँ जी हाँ दोस्तों, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सेट की ओर। तो आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है, टेस्ट सीरीज नंबर 7 होने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। खसावा, ध्यान दीजिए, खसावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से, जी हाँ, तो किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। जी हाँ, तो किस खेल में जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुश्ती। जी हाँ, तो कुश्ती के ये क्या थे, ध्यान दीजिएगा, खसावा दादा साहेब जादव जो थे वो क्या थे, कुश्ती के खिलाड़ी थे। किसके थे, कुश्ती के खिलाड़ी हो जाते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आर हरि कुमार, ध्यान दीजिएगा, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है। तो आर हरि कुमार का जो है ये 25वां क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा, 25वां क्रम, यानी कि राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि 25वें जो है वो आर हरि कुमार हो जाते हैं। अगर बात किया जाए 27वें की, 27वें जो है, ध्यान दीजिएगा, 27वें जो हैं वो आपके कौन हो जाते हैं, तो आपके हो जाते हैं चौधरी। ध्यान दीजिएगा, चौधरी, राम चौधरी हो जाते हैं। कौन होते हैं, राम चौधरी हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। तो पुरुष एकल विजेता की अगर बात किया जाए, तो पुरुष एकल विजेता जो है वो ची यू जेन, ध्यान दीजिएगा, ची यू जेन चीनी ताइपे बने हैं। क्या बने हैं, चीनी ताइपे जो है आपके बन गए हैं। जी हाँ, तो ये बन गए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो लखनऊ में हुआ है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है। तो भारत की कितनी राज्य की सीमाएं जो हैं बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी हुई है। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो है 5, यानी कि बांग्लादेश की सीमा से 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। जी हाँ, तो 5 राज्यों की सीमा जो है वो जुड़ी हुई है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए भारत के समुद्री तटीय सीमा कितनी है, तो समुद्री तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है लगभग 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ हो जाता है। तो पहला तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो त्रिपुरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा मेघालय। चौथा मिजोरम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा मिजोरम। और पांचवा जो है आपका असम हो जाता है। ये बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य हैं। अगर बात किया जाए भारत से, जहाँ तो भारत से जो है 17 पड़ोसी देश की सीमाएं जुड़ती है। कितनी, 17 पड़ोसी देश की सीमाएं जुड़ती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए उत्तर भारत का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार जो है कितना है, 32-14 है। कितना है, 32-14 है। और ध्यान दीजिएगा पूरब से पश्चिम विस्तार जो है 29-33, ध्यान दीजिएगा, 29-33 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है, 29-33 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ध्यान दीजिए, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। और अगर बात किया जाए कुल
तटीय सीमा की लंबाई जो है 75, ध्यान दीजिएगा 75 16.5 किलोमीटर, कभी कहीं आपको 16.6 भी देखने को मिल जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा मेघालय की जो सीमा है वो मिजोरम से जुड़ी हुई नहीं हो जाती है। क्या मिजोरम से जुड़ी हुई नहीं हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण, ध्यान दीजिए, गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है लखनऊ में, लखनऊ में जो है इन्हें यह सूचना दिया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए बताया गया था। जी हाँ, तो उस जगह का दौरा करने के लिए बताया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, भारत ने इजराइल, ध्यान दीजिए, भारत ने इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन अजय चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन अजय जो है वो क्या हुआ, आपको चलाया इजराइल में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए। क्या, निकालने के लिए, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला एआई स्कूल जो है आपको केरल में लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, केरल में जो है पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया। और अगर बात किया जाए कि सबसे पहले एआई कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। क्या होगा, 8 से 12 तक के छात्रों के लिए, यानी कि कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए एआई स्कूल जो है वो क्या करेगा, आपको पढ़ाने का कोशिश करेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो आपके बी यानी कि सिनेमा का क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, सिनेमा का क्षेत्र में जो है क्या दिया जाता है, आपको स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम, ध्यान दीजिए, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है किन्हें प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर जूलियन के नायरे। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जूलियन के नायरे को जो है क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है क्या कर दिया गया है, दिया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है 1995 में हुई थी। कब हुई थी, इसकी शुरुआत जो है आपको 1995 में हुई थी। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला को जो है 2000 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 2000 ईस्वी में जो है ये पुरस्कार दिया गया है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए मदर टेरेसा को जो है, तो मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या किया गया है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर बात किया जाए 2023 में, ध्यान ध्यान दीजिएगा, 2023 में जो है गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो गोरखपुर के, तो गोरखपुर के गीता प्रेस को, ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर के, क्या, गोरखपुर के गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बैटर, ध्यान दीजिएगा, अ बैटर इंडिया अ बैटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसके लेखक कौन हो जाते हैं, तो इसके लेखक जो हैं आपके आर, ध्यान दीजिएगा, NR नारायण मूर्ति जो है इसके लेखक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, NR नारायण मूर्ति जो है इसके लेखक हो जाते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए अजीम प्रेम जी, तो अजीम प्रेम जी जो है विप्रो के, किसके, विप्रो के अध्यक्ष हैं। क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अगर बात किया जाए, तो अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा किनकी, तो अगर बात किया जाए राजीव सिकरी की, तो राजीव सिकरी जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी। क्या, चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य में शामिल है। तो ध्यान दीजिएगा, सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस सभी के सभी जो हैं आपके ओलंपिक के आदर्श वाक्य में ये शामिल हो जाता है। क्या, आपके आदर्श वाक्य में शामिल हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए इस आदर्श वाक्य के साथ जो है
कैमिनिक्स, ध्यान दीजिएगा कैमिनिक्स शब्द जो है आपको 2021 में, क्या 2021 में जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 में हुई थी। क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं, जिनके अलग अलग रंग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग रंग होते हैं, जो कि अलग अलग महादेशों के प्रदर्शित करता है। क्या करता है? अलग अलग रंग जो है अलग अलग महादेशों को प्रदर्शित करता है। जैसे होता है, सबसे पहले होता है रेड। क्या होता है? रेड। उसके बाद होता है ग्रीन, उसके बाद होता है ब्लू, उसके बाद होता है येलो। क्या होता है? येलो। उसके बाद होता है ब्लैक। रेड कलर जो है, ध्यान दिएगा, रेड कलर अमेरिका को सूचित करता है, ग्रीन कलर जो है ऑस्ट्रेलिया को सूचित करता है, नीला कलर जो है यूरोप को सूचित करता है, और ध्यान दीजिएगा पीला एशिया को सूचित करता है, काला जो है आपको किसको? अफ्रीका को सूचित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपके आपके मनमोहन सिंह। जी हाँ, तो मनमोहन सिंह या नाम हमारे प्रीवियस यानी कि पिछले प्रधानमंत्री कौन है? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगर वर्तमान में पीएम की बात की जाए तो वर्तमान पीएम जो है कौन हो जाते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो क्या हो जाते हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगर रघुराम राजन की बात की जाए तो रघुराम राजन जो है आरबीआई के, किसके? आरबीआई के क्या रह चुके हैं? आपके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। क्या? पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। निर्मला सीतारमन की बात की जाए तो निर्मला सीतारमन जो है कि भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री, यानी कि ये जो है वित्त मंत्री रह चुकी हैं। जहाँ तो वित्त मंत्री रह चुकी हैं। पीयूष गोयल की बात की जाए तो पीयूष गोयल जो है आपके रेलवे मंत्री रह चुके हैं। क्या? रेलवे मंत्री रह चुके हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशियाई चैंपियनशिप कबड्डी का खिताब जो है आपको भारत ने जीत लिया। कब? किसने? भारत ने जो है जीत लिया। और भारत ने जो है 42, ध्यान दीजिएगा 42-32 से जो है ईरान को, किसको? ईरान को हरा करके ये चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस जो है आपको 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न शासकों में से किस एक के साथ उपनिषदों, ध्यान दीजिएगा, उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया था? किसने जो है फारसी में जो है उपनिषदों को रूपांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है शाहजहां। जी तो शाहजहां के काल में जो है दारा सिकोह ने, किसको ने? दारा, ध्यान दीजिएगा, दारा सिकोह ने, किसने? दारा सिकोह ने जो है क्या किया था? आपके उपनिषदों को जो है क्या किया था? अनुवाद किया था। और इसका नाम जो था, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम जो था सिरे अकबर रखा था। क्या रखा था? सिर, ध्यान दीजिएगा, सिरे अकबर के नाम से इसे जो है क्या किया था? आपको अनुवादित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर नहीं की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जहांगीर जो है वल्क का युद्ध नहीं लड़ा था। क्या? वल्क का युद्ध नहीं लड़ा था। वल्क का युद्ध जो है 1600, ध्यान दीजिएगा 1646 में, कब? 1646 में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा है, हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा है, और अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्ष थे। तो इसकी अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष कौन थे 1907 के? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है आपके रास बिहारी घोष। या तो रास बिहारी घोष जो थे 1907 के सूरत अधिवेशन, या तो सूरत अधिवेशन के क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष आपके हो जाते हैं। जो तो अध्यक्ष जो है आपके हो जाते हैं। अगर बात किया जाए ध्यान तो अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अशोक का सबसे बड़ा प्रधान
शिलालेख कौन है? जी हाँ, तो सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन है? इसका राइट आंसर जो है 13वां। जी हाँ, तो 13वां शिलालेख जो है अशोक का सबसे प्रधान अभिलेख हो जाता है। इसमें जो है कलिंग विजय, ध्यान दीजिएगा, कलिंग विजय का उल्लेख किया गया। क्या किया गया है? कलिंग विजय का उल्लेख जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था, तो कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में लड़ा गया था। क्या? 261 बीसी में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगर बात किया जाए कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसके शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और कब पढ़ा था? तो 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में क्या किया था, आपको सबसे पहले आपको फतेह हासिल किया था। उसके बाद जो है अगर बात किया सबसे पहले अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया था, तो टी पेंथलेयर ने। किसने? टी पेंथलेयर ने जो है क्या किया था, आपको खोजा था। और कब खोजा था? तो 1750 ईस्वी में जो है अशोक के शिलालेखों का पता लगाया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा, लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित हो जाता है? तो कर्नाटक से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाता है। क्या होता है? कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बात किया जाए जात्रा, ध्यान दीजिएगा, जात्रा, बॉल, काही, ये सब जो है आपके वेस्ट बंगाल के, कहाँ के? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के हो जाते हैं। अगर बात किया जाए झोरा, क्या बात किया जाए? झोरा, गढ़वाली, कुमाई, ये सब जो है उत्तराखंड के, कहाँ के हो जाते हैं? उत्तराखंड के लोक नृत्य हो जाते हैं। क्या होते हैं? उत्तराखंड के लोक नृत्य हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिसी जो है, ध्यान दीजिएगा, आपके उड़ीसा का ही हो जाता है। क्या होता है? ओडिसी, उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल अगर नृत्यों की बात की जाए, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात की जाए तो 8 है। कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है आपको 8 हो जाता है। और लास्ट में जो है आपको छऊ को, किसको? छऊ को जो है लेटेस्ट, ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। क्या किस दिया गया है? शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य क्या होता है? कुचिपुड़ी हो जाता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी जो है वो आपको आप आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। अगर बात किया जाए राजस्थान का, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का, तो राजस्थान का जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। और गुजरात का डांडिया हो जाता है। क्या होता है? गुजरात का डांडिया हो जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है आपको तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाता है। मणिपुरी का मणिपुर हो जाता है, ध्यान से, मणिपुर का मणिपुरी हो जाता है। सत्रिया एक होता है। क्या होता है? सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया जो है आपका असम का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? असम का हो जाता है। अगर बात की जाए मोहिनी अट्टम, क्या? मोहिनी, ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम, ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का हो जाता है? तो केरल का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? केरल का हो जाता है। अगर बात किया जाए कथक, किसका? कथक जो है, कथक जो हो जाता है आपका उत्तर भारत का हो जाता है। क्या होता है? उत्तर भारत का जो है लोक नृत्य हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो यानी कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं स्थित हो जाता है। यानी कि स्वेज नहर के उत्तर प्रवेश द्वार पर जो है पोर्ट सईद स्थित है। कौन सा स्थित है? पोर्ट सईद, ध्यान दीजिएगा, पोर्ट सईद जो है ये उत्तर में है। कहाँ है? उत्तर में है। और अगर बात किया जाए इसके दक्षिण में जो है क्या है? पोर्ट स्वेज है। क्या है? पोर्ट स्वेज जो है इसके दक्षिण में हो जाता है। अगर बात किया जाए इसकी निर्माण कब हुई सुएज नहर की, तो सुएज नहर की निर्माण जो है 1869 में हुई थी। क्या हुई थी? 1869 में हुई। सुएज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर को, किसको? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर से जोड़ने का ये काम करता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर है। और अधिकतम चौड़ाई जो है 365 मीटर है। कितना है? 365 मीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए कि इसकी औसत गहराई, यानी कि इसकी गहराई कितनी है, तो 16.5 मीटर हो जाता है। कितना होता है? 16.5 मीटर जो है इसकी औसत गहराई हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किन दो पर्वतों, जो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी
घाटी स्थित हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ध्यान दीजिएगा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी स्थित है। जी हाँ, तो कश्मीर घाटी स्थित हो जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, इसकी औसत ऊंचाई जो है 1600 मीटर हो जाता है। कितना होता है? 1600 मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? शून्य आधार बजट की अवधारणा दी थी। तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर जो है पीटर ए पायर ने। जी तो पीटर ए पायर ने जो है शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी थी। और शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है इन्होंने 1970 में दिया था। कब दिया था? 1970 में दिया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तत्कालीन वित्त मंत्री, ध्यान दीजिएगा, बीपी सिंह ने, जो तो बीपी सिंह ने शून्य आधारित बजट सबसे पहले पेश किया था। कब पेश किया था? तो 1987-88 में जो है सबसे पहले जो है शून्य आधारित बजट जो है वो पेश किया गया था। जी हाँ, तो पेश किया गया था, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण जो है वो कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है। क्या करता है? संरक्षण करता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय जो है आपको मुंबई में हो जाता है। कहाँ होता है? मुंबई में हो जाता है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में इसके क्या हो जाते हैं? आपके गवर्नर हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? पशुओं के प्रति, ध्यान दीजिएगा, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के किस संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है? तो ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्या आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा कि भाग 4, ध्यान दीजिएगा, भाग 4 के अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि कृषि एवं पशुपालन का संवर्धन से, यानी कि कृषि एवं पशुपालन के संवर्धन से ये भाग 4 के अनुच्छेद 48 हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कथनों को से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है? अगर गलत की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1 और 3, ध्यान दीजिएगा, 1 और 3 जो है ये गलत कथन हो जाता है। क्या होता है? 1 और 3 जो है आपको गलत, सॉरी, ये 1 और 3 जो है सही कथन, इसके अलावा आपको 2 कथन जो है गलत है। यानी कि भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, ये सब जो है आपको गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आपके खरीफ फसल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि भारत में रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ऑन असम, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसल होती है। आपका सही है। अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया था? तो कौन सा दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाता है? तो चंपारण का दौरा किया था। कौन सा दौरा किया था? चंपारण का दौरा किया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी वक्त जो है चंपारण सत्याग्रह भी शुरू हुआ था, यानी कि 1917 में ही जो है चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। क्या? चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए कि चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। कब हुआ था? 1922 को जो है घटित हुआ था। अगर बात किया जाए कि दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ? तो दांडी यात्रा जो है 22 मार्च, ध्यान दीजिए, 22 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। क्या? साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न में कहा जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम रूप में व्यवस्थित करना है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ है। कब हुआ है? 1919 में हुआ है। अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ। कब हुआ है? 1942 में हुआ है। ध्वज सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ है। कब हुआ है? 1923 में हुआ। असहयोग आंदोलन जो है आपको 1920-22 में हुआ। क्या हुआ है? 1920-22 में हुआ। इसके अनुसार जो है पहले एक नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपको ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। इसके अनुसार जो है राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? तो भारत में खरीफ फसल की बुआई जो है वो कब होती है? तो इसका राइट आंसर जून जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जून जुलाई में जो है खरीफ फसल की बुआई की जाती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम क्या है? तो मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, लेटराइट मिट्टी हो जाता है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किस वर्ष, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो फजल अली आयोग ने जो है आपके 1955 में, क्या 1955 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जी हाँ, तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता कौन सा है? तो आदर्श आचरण संहिता की अगर बात किया जाए, इसका राइट आंसर जो है प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जो है ये क्या हो जाता है? निर्दिष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो किसमें कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है आपको दिया गया है, जो कि इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके अनुच्छेद 36 से लेकर के, क्या अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है बताया गया, जो कि भाग जो है आपको कितना हो जाता है? भाग 4 में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने जो है सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और ये सबसे पहले जो है आपको 1933 में, जी हाँ, तो 1933 में जो है आपको इस शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ जो है पवित्र, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ जो है पवित्र देश होता है। क्या होता है? पवित्र देश होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, तो पाकिस्तान बिल्कुल भी पवित्र देश के रूप में नहीं जाना जाता। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंखा हो जाता है। भूटान की राजधानी कहाँ होता है? भूटान की राजधानी जो है आपको कहाँ हो जाता है? तो थिम्पू हो जाता है। क्या होता है? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी होता है। अगर मैंड्रिन की बात की जाए तो मैंड्रिन जो है आपके चीन की भाषा है। क्या है? चीन की भाषा जो है मैंड्रिन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला जा रहा है। तो नहीं की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि इथोपिया जो है इसकी राजधानी लुसाका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लुसाका नहीं है, बल्कि इथोपिया की राजधानी जो है अदीस अबाबा हो जाता है। क्या होता है? अदीस, ध्यान दीजिएगा, अदीस अबाबा। क्या हो जाता है? अदीस अबाबा जो है इसका राजधानी होता है। यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाता है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। बोलिविया की राजधानी जो है लापाज हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में जो है हमें मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार जो है सिंधु लिपि, ध्यान दीजिएगा, सिंधु लिपि को जो है हड़प्पा लिपि के रूप में जानते हैं। मलयालम लिपि को जो है करैली, ध्यान दीजिएगा, कैराली लिपि के रूप में जानते हैं। तेलुगु या फिर कन्नड़ लिपि को, ध्यान दीजिए, तेलुगु या फिर कन्नड़ लिपि को जो है आंध्र लिपि के रूप में जानते हैं। मैथिली लिपि को जो है तिरहु, ध्यान दीजिएगा, तिरहुता लिपि के रूप में जाना था। इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा था? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, आय, ध्यान दीजिएगा, एमा नाम भारत के प्रथम डिजिटल वार्ड पंचायत है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है एमा नाम जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपके केरल में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में स्थित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है आपको आर बी मेहता को, किन्हें कहा जाता है? बी आर मेहता को जो है भारत के पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है। जहाँ तो पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो है मैरिस के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, मॉरिस के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का
क्या उद्देश्य है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य हो जाता है? तो सारे के सारे उद्देश्य जो है सामुदायिक विकास के, यानी कि शैक्षणिक गुणवत्ता सुलभ करना, ये सही है। जीवन स्तर पर बेहतर बनाना, ये भी है। और कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, ये भी आपका सही है। यानी कि सारे के सारे आंसर सही है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है क्या करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है आपके राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। क्या करता है? राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किस सरकार में जो है, तो किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो किस सरकार में तीनों सम्मिलित होते हैं? इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सरकार जो है। तो ग्राम सरकार में जो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही जो है वो सम्मिलित हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों का एक प्रयोजक, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक योजना शुरू किया गया है? तो किन दो जिलों में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? इटावा तथा गोरखपुर। क्या हो जाएगा? इटावा तथा गोरखपुर में जो है ये परियोजना शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है? ध्यान दिएगा कि भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं बोला जा रहा है। तो किस देश की स्थलीय सीमा जो है वो क्या होती है? भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नेपाल है, ध्यान दीजिए, नेपाल नहीं, आपका श्रीलंका जो है ये जलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, स्थलीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, ये तीनों जो है थल सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत से सीधे प्रवेश करती है? तो मानस नदी की अगर बात किया जाए तो मानस नदी जो है सीधे तौर पे, जी हाँ, तो सीधे तौर पे जो है भूटान से प्रवेश करती है। कहाँ से? भूटान से प्रवेश करती है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक रूप से आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो मुद्रा का सिंबल जो है, ध्यान दीजिएगा, मुद्रा का सिंबल जो है आपको कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर जो है किसका? 2010 में ये आपको क्या किया गया? आधिकारिक तौर पे शामिल किया गया। और मुद्रा का सिंबल जो है इस प्रकार से र देकर काटा हुआ है। और इसे जो है, ध्यान दीजिएगा, इसे जो है उदय कुमार ने, ध्यान दीजिएगा, उदय कुमार ने, किसने? उदय कुमार ने जो है दिया था। जी हाँ, तो उदय कुमार ने जो है वो दिया था, यानी कि ये डिजाइन किया था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर जो है आपके अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में जो है संस्कृति, ध्यान दीजिए सकता है, इसके तहत जो है सामुदायिक लोगों के लिए बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और जो है आपका अगर बात किया जाए कि अनुच्छेद 30 में जो है इसमें शिक्षा का, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार बताया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता जो थे वो कौन हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है राम सुभग सिंह। ध्यान दीजिएगा, राम सुभग सिंह जो थे लोकसभा के प्रथम नेता हो जाते हैं। जो तो प्रथम नेता हो जाता है। अगर बात करें लोकसभा का गठन कब किया गया है? तो लोकसभा का गठन जो है 1952 में किया गया। क्या किया गया है? 1952 में किया गया था। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। इसका कोरम जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका कोरम जो है 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 इसका कोरम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछ रहा है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक के लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, जब निकट वाला नहीं पढ़ेगा तो निकट दृष्टि दोष, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि निकट बिंदु जो है दूर हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि चुंबक
आपको धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने कहा था? तो आद्रे मैरी एम्पियर ने ये कथन कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 होता है। तो किसका 2 8 17 हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका क्लोरीन का। किसका हो जाता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 17, यानी कि इसका जो है आपको 17, क्या 17 जो है इसका क्या हो जाता है? परमाणु संख्या हो जाता है। और परमाणु द्रव्यमान जो है कितना हो जाता है? परमाणु द्रव्यमान 35.5 हो जाता है। कितना होता है? 35.5 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 4 होता है। कितना होता है? 2 4, क्योंकि इसका परमाणु संख्या जो है कितना होता है? आपको 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर बात किया जाए कि हीलियम, तो हीलियम का जो है वो सिर्फ परमाणु संख्या 2 है और द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो है वो 4 हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ 2 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभंग की सुविधा, जी हाँ, तो अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो टेलेंट। जी हाँ, तो ध्यान देगा, टेलनेट जो है ये क्या करता है? ये सुविधा प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, यदि मटर, जी हाँ, तो यदि मटर के गोल, ध्यान दीजिएगा, मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और झुर्रीदार वाले पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY संस्करण करवाया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो बीज कैसे हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो है गोल एवं पीले होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, घरेलू संधारित्र को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो ये आपका फ्यूज का उपयोग करना जो है सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, शुष्क छिपिका, ध्यान दीजिएगा, शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो है आपको विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से जो है ये होता है, जिसे जो है रिकेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकेटस भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से जो है आपके रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो कौन सा तत्व जो है आपको अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व जो है वो क्या करेगा? अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग किससे संबंधित हो जाएगा? तो दाब प्रवणता से। किससे? दाब प्रवणता से जो है वायु का वेग संबंधित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के 7 घटक रंग, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना का खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकीर्णन की घटना की खोज जो है किसने की थी? तो आपके आइजक न्यूटन ने। किसने? आइजक न्यूटन ने जो है 1666 में क्या किया था? आपके प्रकीर्णन की घटना की खोज की थी। साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण का भी क्या किया था? वर्ण विक्षेपण को इसने बताया था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एक पुष्प में, ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प में लैंगिक जनन की प्रघटना का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। पहले परागन होगा, निषेचन होगा, भ्रूण होगा और नवोविद्भित आपके लास्ट में हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी जो है विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो दलदल एवं धान के खेतों से जो है आपको मीथेन गैस निकलती है, जिसका फॉर्मूला जो है CH4 होता है। ऑक्सीजन को ओ, नाइट्रोजन को N और हीलियम को He के नाम He से इंडिकेट किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यंत रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के कारण जो है घावों से अत्यंत रक्तस्राव होता है। क्या होता है? अत्यंत रक्तस्राव होता है, यानी कि इसके कारण विटामिन के कमी से जो है आपको रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या? रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर बात किया जाए विटामिन डी, तो विटामिन डी, ध्यान दीजिएगा,
कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है आपके रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का नाम जो है क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाता है। क्या होता है? रेटिनॉल आपको हो जाता है। अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी जो हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के, ध्यान दीजिएगा, ए डी ई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है जंतु के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उसमें विशिष्ट जल सम वहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उसके चालन में सहायक होता है। तो जो उसके चालन में सहायक होता है तो इसका राइट आंसर जो है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई जो है आपके 35,786, ध्यान तो 35,786 किलोमीटर जो है भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई हो जाती है। अगर बात किया जाए कि भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है तो लगभग 34,000 किलोमीटर हो जाता है। जी हाँ, तो 34,000 किलोमीटर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है फ्लाई एश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो फ्लाई एश प्रदूषण जो है किसके कारण होता है? तो थर्मल पावर प्लांट, ध्यान दीजिएगा, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा जो है फ्लाई एश प्रदूषक निकलता है। क्या? फ्लाई एश प्रदूषक निकलता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है बहुत ही ज्यादा घातक होता है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा घातक हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हवाई जहाजों के पंखे का डिजाइन जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो था वो क्या था? वो आपको उत्प्लावनता का सिद्धांत है। और ये जो है आपको ध्यान दीजिएगा जहाज एवं पनडुब्बियों का डिजाइन, हाइड्रोमीटर का डिजाइन और लैक्टोमीटर का डिजाइन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन इसका जो हवाई जहाज का पंखे का डिजाइन जो है बर्नौली के सिद्धांत पर किसके है? आपको बर्नौली के सिद्धांत पर जो है ये बताया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रो इन सिफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ईईजी का प्रयोग जो है वो आपके, ध्यान दीजिएगा, एपिलेप्सी की पहचान के लिए जो है ईईजी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी के जरिए जो है मस्तिष्क की रीडिंग ली जाती है। क्या होती है? मस्तिष्क की रीडिंग ली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है परमाणु। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो इसको कहने वाला, ध्यान दीजिएगा, इसको कहने वाला जो है बोहर था। कौन था? बोहर ने जो है यह कथन कहा था। और यह कथन जो है कब कहा था? तो 1921 में। जी हाँ दोस्तों, 1921 में इसने प्रमाणित करके ये बताया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पौधे में इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो मिट्टी से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व जो है वो आपको नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए 17 प्रकार के, कितने प्रकार के? 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता हो जाती है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते क्रम में परमाणु, ध्यान दीजिएगा, कार्बन परमाणु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि एरिथ्रोज, जाइलम और ध्यान दीजिएगा मैनोज हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सौर स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिएगा, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग लाल रंग की ओर, ध्यान दीजिए, बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी क्या हो जाता है? घट जाता है। विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी क्या होता है? घट जाता है। अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए चौथे कोशीय स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जो है आपको 5000 किलो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5000 किलो जूल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा तथा आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये मेलानिन जो है हमारे आंखों, बालों यानी कि रंग के लिए हमारे शरीर में उत्तरदायी मेलानिन होता है। क्या होता है? मेलानिन होता है। अगर बात किया जाए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है पौधों में, ध्यान दिया, पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेवार होता है। क्या होता है? हरे रंग के लिए जो जिम्मेवार होता है, जिसे
हरित लावक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित लावक भी कहा जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये था हमारा 75 जीके, जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों आज के इस सेट के बाद हम करने वाले हैं सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के सामने जल्दी आएगा। तब तक के लिए इतना ही।